हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम एग्जाम्स के लिए सारे चैप्टर्स का बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आप फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर तक के सभी चैप्टर्स का एक ही वीडियो में रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जो है एक अपना बहुत ही यूनिक पार्टी सिस्टम है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो है एक्सपीरियंस किया वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मेन डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। 1952 से 67 तक कांग्रेस ने लगातार गवर्नमेंट बनाई। इस पीरियड को कहा जाता है एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। उसके बाद इंडिया डेवलप हुई एक मल्टी पार्टी सिस्टम में, जिसमें कई सारे नेशनल और रीजनल पार्टीज जो हैं उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया। 1990 से इंडिया ने कोलिशन एरा में एंटर किया, जहां कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी और गवर्नमेंट जो है वो अलायंस की मदद से बनाई जाती थी। तो इंडिया जो है आज की डेट में ऑफिशियली फॉलो करता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशनल और इन्फ्लुएंशियल रीजनल पार्टीज जो है वो शामिल होती हैं। तो मेन फीचर्स जो आपको याद रखने हैं वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, प्रेजेंस नेशनल और रीजनल पार्टीज की, कोलिशन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन। दूसरा चैप्टर है इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शंस जो इंडिया में होते हैं वो बैकबोन माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इंश्योर करता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। इंडिया फॉलो करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कैंडिडेट जिनको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो जीतता है, भले ही वो जो है अगर 50% से ज्यादा ना हो तो भी। जनरल इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं ताकि मेंबर्स ऑफ लोकसभा को चुना जा सके। अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडी। तो मेन फीचर्स जो याद रखने वाले हैं वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18+ जो है वो वोट कर सकते हैं, सीक्रेट बैलेट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस। थर्ड चैप्टर है इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज। इंडियन डेमोक्रेसी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर इसको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मेजर चैलेंजेस है सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, कम्युनलिज्म और कास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो चैलेंजेस हैं ये अफेक्ट करते हैं इक्वालिटी, जस्टिस और डेवलपमेंट को। अब इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं इक्वालिटी और राइट्स के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसीज वीकर सेक्शंस के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री और फेयर इलेक्शंस, वेलफेयर स्कीम्स और रिफॉर्म्स। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव करती है उसके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एक्टिव सिटीजन्स और रेगुलर इलेक्शंस के कारण। कई सारे चैलेंजेस होने के बावजूद इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो ग्रो भी कर रही है लगातार और इवॉल्व भी हो रही है। चौथा चैप्टर है डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम और इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर्स को चुन सकते हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो मेनली फोकस करती है पब्लिक वेलफेयर पे। अब डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है डेवलपमेंट के लिए? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को, एनकरेज करती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, अलाउ करती है पार्टिसिपेशन सिटीजन्स का। तो कई बार डेमोक्रेसी जो है वो स्लो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें, क्योंकि डिबेट्स और अपोजिशन बहुत होता है, पर ओवरऑल डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है इंक्लूसिव और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को। पीस एंड डेवलपमेंट फिफ्थ चैप्टर है। पीस और डेवलपमेंट क्लोजली कनेक्टेड है। पीस का मतलब है एब्सेंस वायलेंस का, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। वही डेवलपमेंट मतलब हुआ इंप्रूवमेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स में, एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी में। बिना पीस के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। कंट्रीज जो वॉर फेस कर रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही हैं, वो फोकस नहीं कर पाती है एजुकेशन, जॉब्स या ग्रोथ पे। अब ये कैसे रिलेटेड है? पीस स्टेबिलिटी क्रिएट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट पॉवर्टी रिड्यूस करता है और इनइक्वालिटी को। कम इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कम झगड़े होना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करता है ग्लोबल पीस। तो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ये मेनली वर्क करती है मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड की पीस और सपोर्ट करती है डेवलपमेंट को। तो पीस और डेवलपमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक के बिना दूसरा प्रोग्रेस
नहीं कर सकता। 6th चैप्टर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट करी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की, मतलब उसने किसी भी मेजर पावर ब्लॉक को कोल्ड वॉर के दौरान ज्वाइन नहीं किया। इंडिया सपोर्ट करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रेस्पेक्ट सोवर्निटी के लिए। ये मेंबर है मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे यूनाइटेड नेशंस, WTO, ब्रिक्स, G20। की एरियाज जो इंडिया के ग्लोबल रोल के हैं, प्रमोट करना वर्ल्ड पीस को, सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इश्यूज। इंडिया फॉलो करता है प्रिंसिपल पंचशील का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस और पीसफुल रिलेशंस। ये फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं, जबकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। 7th चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस या UN जो है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि मेंटेन किया जा सके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, और इस डे को मनाया जाता है UN डे के तौर पे। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है UN के? मेंटेन वर्ल्ड पीस, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, सपोर्ट करना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, एनकरेज करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन। UN के 6 मेन ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, जिनकी वीटो पावर है। UN जो है वो प्ले करता है वाइटल रोल प्रमोट करने में पीस, डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन। हमारा लास्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनवायरनमेंट जो है एक मेजर इश्यू बन गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। ये प्रॉब्लम्स जो है खाली एक ही कंट्री को असर नहीं करती हैं, ये जो है ग्लोबल इश्यूज हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज काफी हद तक डिसएग्री करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है आर्ग्यू करती हैं कि उनका भी जो राइट है कि वो भी ग्रो करें। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है उसमें आता है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और रियो अर्थ समिट। जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका मतलब है मीट करना प्रेजेंट नीड्स को बिना फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको हार्म किए हुए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके लिए ज़रूरत है ग्लोबल कोऑपरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये जो चैप्टर्स हैं हमने आपको बहुत ही क्विक एक आउटलाइन बताया है, ताकि आप जल्दी से जो है मेमोराइज कर, आपको सही लगा और समझ में आया। तब तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन।